नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जगदलपुर के पुलिस लाइन परिसर में स्थापित पंडूम कैफे का शुभारंभ किया। ये कैफे नक्सली हिंसा के पीड़ितों और समर्पण कर चुके सदस्यों के पुनर्वास का अभिनव मॉडल है। आपको बता दें, उन्हें सम्मानजनक आजीविका और नई जिंदगी की शुरुआत का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कैफे में कार्यरत फगनी, पुष्पा ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, आशमती और प्रेमिला बघेल से आत्मीय बातचीत की और उनके साहस और नई शुरुआत की सराहना की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडूम कैफे बस्तर में नक्सलवाद के उन्मूलन और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है, जो आशा, प्रगति और शांति का संदेश देता है। कैफे में कार्यरत युवाओं को जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से आतिथ्य प्रबंधन, स्वच्छता, ग्राहक सेवा, खाद्य सुरक्षा और उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया गया। कैफे के सदस्यों ने भावुक होकर बताया कि हिंसा से शांति की ओर उनका सफर एक नए जन्म जैसा है। अब वो बारूद नहीं, कॉफी परोस रहे हैं और अपनी मेहनत से परिवार का भविष्य संवार पा रहे हैं। पंडूम बस्तर की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और इसकी टैगलाइन, जहां हर कप एक कहानी कहता है, इस नई जीवन कहानियों को अभिव्यक्त करती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में विधानसभा सत्र में शामिल मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस विशेष सत्र में छत्तीसगढ़ विधानसभा की 25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा की गई। आपको बता दें, सभी विधायक इस सत्र के दौरान अपनी 25 वर्षों की संसदीय यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे और राज्य की राजनीतिक उपलब्धियों पर भी विचार करेंगे। सत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य की संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया के महत्व को समझना और उसे सार्वजनिक करना है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के दौरे और सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सुकमा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बड़े नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच तीव्र मुठभेड़ होने की सूचना सामने आई है। आपको बता दें, प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इस मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली कमांडर हिडम्मा के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अधिकारियों की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि मुठभेड़ स्थल से कुछ 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है, जिसे कुछ स्रोत हिडम्मा की पत्नी राजे बता रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड कमांडो लगातार जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि किसी भी के बच निकलने और नक्सली तत्वों को पकड़ा जा सके। घटना के बाद दोनों राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां उच्च सतर्कता पर हैं और क्षेत्र में अतिरिक्त बल की तैनाती भी की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जगदलपुर स्थित शासकीय जगतू महारा बस्तर हाई स्कूल के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिवार को 100 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी और कहा, शिक्षा विकास का मूल आधार है। उन्होंने नालंदा, तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों की परंपरा का उल्लेख करते हुए बस्तर हाई स्कूल और नरहरदेव विद्यालय को क्षेत्र के ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1926 में सीमित संसाधनों के बीच स्थापित इस विद्यालय ने पिछले 100 वर्षों में अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तैयार किया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिए। कार्यक्रम में अनेक पूर्व छात्र भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने विद्यालय की जीर्णोद्धार के लिए 1.5 करोड़ रुपए, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की घोषणा की है। कार्यक्रम में 2 स्मार्ट क्लासेस, शताब्दी पट्टिका और 1 पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण भी किया गया। शैलेंद्र ठाकुर द्वारा विद्यालय को 2 ड्रोन सौंपे गए और 50 ड्रोन प्रदान करने की सहमति भी दी गई। मुख्यमंत्री ने शहीद पूर्व छात्रों के
छाया चित्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित की और विद्यार्थियों को भोजन परोसा। इस दौरान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और विधायक किरण देव ने विद्यालय की ऐतिहासिक यात्रा की भी सराहना की और इसके सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आश्वासन भी दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिले के प्रवास पर रहे स्कूल शिक्षा और जिले के प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने सोमवार को धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं सुविधाओं का जायजा लिया। सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान बेचने में किसानों को कोई दिक्कत न हो और केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा उन्होंने जिले में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें किसानों का पंजीयन, छूटे हुए किसानों का पंजीयन, चेक पोस्ट पर कर्मचारियों की तैनाती और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां ली गई। सचिव ने आगे कहा कि सभी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। राज्य शासन धान खरीदी को अति आवश्यक सेवा मानते हुए अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया है, जिससे किसी भी अवरोधक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। धान खरीदी के संबंध में हम लोगों ने बैठक ली है और आज हम लोगों ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी निरीक्षण किया और पूरे जिले भर में धान खरीदी की पूरी तैयारी है। सभी जगह सुचारू रूप से अब प्रारंभ हो रही है और 2 समिति की जो हमने देखी वहाँ पर किसानों से भी चर्चा की, वो भी संतुष्ट थे और आगे की भी कार्य योजना है कि हम लोग अच्छे से ये धान खरीदी निरंतर जारी रखेंगे और इसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शनिवार तक के कई धान खरीदी केंद्रों में चालू आज चालू हो रहा है क्योंकि वो शुरुआत थी और सभी जगह तैयारी है। जैसे मैंने बताया है, हमारे सभी जगह अधिकारी उधर मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आगे चलता रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बिलासपुर से है, जहां राज्य के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा महामहिम राज्यपाल को सौंपा। प्रफुल्ल एन भारत 12 जनवरी 2024 को महाधिवक्ता पद पर नियुक्त हुए थे। उनके इस्तीफे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बाद राज्य में कानून और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि उनके इस्तीफे के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही है कि किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन माना यही जा रहा है कि कुछ निजी कारणों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। महाधिवक्ता ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस इस्तीफे से छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर दुर्ग से है, जहां अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे सहकारी समिति कर्मचारी संघ को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के मानस भवन में आकर समर्थन दिया है। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक तरफ किसानों का फसल तैयार हो चुका है और वो सोसाइटियों में धान बेचने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सरकार के गलत निर्णयों के कारण सॉफ्टवेयर एग्रोटेक पंजीकरण अनिवार्य किए जाने से लाखों किसान धान नहीं बेच पाएंगे। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर है। तो आपको बता दें, सहकारी समिति कर्मचारियों का यह हड़ताल है, जिसमें 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये कर्मचारी डटे हुए हैं। आपको बता दें, इन कर्मचारियों को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियों के कारण लाखों किसानों को नुकसान हो रहा है। एक तरफ जहां किसान का फसल तैयार हो गया है, किसान अब सोसाइटियों में
धान ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं सरकार के गलत निर्णयों के कारण से जहां एग्रो स्टेक में पंजीयन होना अनिवार्य है, उस चक्कर में हजारों लाखों किसान उसमें छूट रहे हैं। लाखों हेक्टेयर धान नहीं बेच पाएंगे किसान, एक समस्या ये है। दूसरे तरफ जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं और पिछले 15 दिन से कर्मचारी हड़ताल पे हैं, इनकी मांग जायज है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर को 9 महीने से बढ़ाकर हमने 12 महीना किया था, उसको उन्होंने 6 महीने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि ये जो सुखद वाला मामला है, इसकी रिकवरी यदि सोसाइटियों से किया जाएगा तो सहकारिता तो खत्म हो जाएगा। और ये पूरा षड्यंत्र यही चल रहा है कि पूरे सहकारिता सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में अडानी यहाँ धान खरीदी कर सके। ये सारा षड्यंत्र विष्णु देव साय की सरकार कर रही है और अधिकारियों की मिली भगत है, उनको खरीदना न पड़े, इसलिए सब वो अडानी के लिए ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। बर्खास्त और एफआईआर भी हो रहे हैं। ये बर्खास्त कर रही सरकार, कर्मचारी इस्तीफा अपना भेज रहे हैं, क्योंकि यदि आप उनसे रिकवरी करेंगे तो जितना तनख्वाह नहीं, 18,000 20,000 इनकी तनख्वाह है और लाखों करोड़ों का नुकसान होगा हर सोसाइटी में। पिछले साल का धान अभी भी पड़ा हुआ है, 2 लाख से अधिक मीट्रिक टन अभी विष्णुदेव साय के जिले में पड़ा हुआ है, अभी तक उठाव नहीं हुआ है। तो इसका यदि नुकसान की भरपाई यदि उन कर्मचारियों से करेंगे तो उनका तो तनख्वाह नहीं है उतना। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, लगातार हत्याएं हो रही है। दुर्ग जिले में ही 20 हत्याएं अब तक हो चुकी है। कानून व्यवस्था से सुधर नहीं रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वोट चोरी से सरकार बनती है तो क्यों चिंता करेंगे, जनता की क्यों परवाह करेंगे। आपने टोकन लिया क्या सर? मैं तो भेजा था आदमी, लेकिन बिजली गुल हो गई थी। लगातार चालान काटा जा रहा है सड़कों पे, बिजली गुल, कोई टोकन नहीं मिल रहा है। और 15 तारीख धान खरीदी, किसान गया 13 तारीख को टोकन काटने, 14 तारीख का टोकन दे दिया। ऐसा भी चल रहा है, और 15 तारीख खरीदी है तो 14 तारीख का टोकन कैसे, ये व्यवस्था। और आज पूरे पटवारी से या तहसीलदार से धान खरीदी की व्यवस्था कराओगे। जो काम ये लोग 25 साल से 30 साल से कर रहे हैं कर्मचारी, उनसे तो चूक हो जाती है। ये तो उनके लिए बिल्कुल नया है, ये तहसीलदार के लिए। ये कैसे, कृषि विभाग के लिए बिल्कुल अलग सिस्टम है, वो कैसे कर लेंगे। 6 महीने का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी पूरे देश भर की चुनौती है और भूपेश बघेल होती है। देखिए, ये कुछ भी बोले, लेकिन सवाल इस बात का है कि बताए निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी बिहार में 65 लाख नाम कैसे कटे, और 16 लाख आवेदन आए थे, 21 लाख नाम कैसे जुड़ गए। और खुद निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बोलते हैं कि 7 करोड़ 40 लाख मतदाता है जिस दिन 30 सितंबर को, और जब मतदान होता है 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है। कैसे मतदाता संख्या बढ़ता है। तो ये जब सवाल करो तो इनका जवाब तो दे नहीं पा रहे, तो ये आए बाएं साएं सब बोल रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां कमल विहार इलाके में 2 छात्राओं और एक युवक को घर में बंधक बनाकर डकैती की वारदात सामने आई है। महिला एसआई बनकर अपराध करने वाली हिस्ट्री शीटर बदमाश और उसके गैंग ने दोनों छात्राओं और उनके भाई को फ्लैट में बंधक बना लिया। आरोप है कि उन्होंने रात भर मारपीट कर 25,000 रुपए वसूल किए। बदमाशों ने पीड़ितों से ये रकम गलत तरीके से वसूलने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डकैती और छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजेपी और कांग्रेस के बीच एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को ईवीएम, चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर संदेह है, लेकिन उन्हें खुद बताना चाहिए कि उन्हें किसमें सहूलियत है। उन्होंने बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस का वोट चोरी पर भी सवाल उठाया और कहा कांग्रेस को एसआईआर का सहयोग करना चाहिए। धान के अवैध परिवहन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि सरकार धान की खरीदी में पूरी सख्ती बरत रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि धान के अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई होगी और किसानों के हित में कोई समझौता नहीं होगा। दो चीजें हैं। पहला तो ये
कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिलता है। कल ही तो धान खरीदी चालू हुआ है और कल मुझे लगता है कि केवल शुरुआत हुआ है, पूजा वूजा हुआ होगा और किसी जिले में आ गया हो तो 2 दिन हुआ है, शनिवार रविवार, तो रविवार तो छुट्टी ही रही, शनिवार भी छुट्टी था। आज से धान आएंगे तो जब खरीदी ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से अवैध धान आएगा। दूसरा, अगर 19 टन धान आया है तो 19 टन मतलब छोटा ट्रक में 1 ट्रक, बड़े 14 चक्का वगैरह में आधा ट्रक, 16 चक्का जो आता है गाड़ी। तो निश्चित रूप से हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं कि धान बाहर से नहीं आएगा या नहीं आता था, लेकिन हम उसको पूरी मुस्तैदी के साथ इस बार इतनी कड़ाई की है कि मुझे लगता है कि कोई परिंदा भी पंख नहीं मार पाएगा। एक दाना धान बाहर से आने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। तमाम प्रकार के बैरियर्स में और उसके बाद हर स्तर पर अवैध धान जो आने की आशंका है उसको रोकने के लिए सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान से महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं है और छत्तीसगढ़ के किसानों का मेहनत पसीना से उपजाया हुआ एक एक दाना धान सरकार खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और इस खरीदी में जो भी व्यवधान आएगा, जो भी रोड़ा बनेगा, सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। किसानों की धान खरीदी के साथ हम कोई समझौता नहीं करने वाले। निश्चित रूप से ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार है। सभी विभागों से समय से पहले प्रस्ताव मंगाने को हमारी परंपरा रही है ताकि जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं वो प्राथमिकता से हो सके और अभी से उसकी तैयारी करके देखेंगे, तभी जो है अच्छे सुझाव आ पाएंगे, अच्छे कामों की सूची आ पाएगी जो जनहित में बहुत। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सुकमा से है, जहां जिले के एरोबोर थाना क्षेत्र के जंगल पहाड़ी में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने 18 नवंबर यानी आज 2025 को सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग जारी है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों को इस अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता भी मिली है, जिसमें एक महिला माओवादी मुठभेड़ में मारी गई है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ESR कहते हैं, एल्लोरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक CC मेंबर जो पिछली बार बना था, हिड़मा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान और उसमें हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना शेष, अभी कंफर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही है। इस बार गणित विषय में भी प्रोजेक्ट वर्क को शामिल किया गया है, जिसमें कुल 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें, 10वीं कक्षा में सभी विषयों में प्रोजेक्ट वर्क होगा, जबकि 12वीं में ये केवल 4 प्रमुख विषयों तक ही सीमित रहेगा। प्राइवेट परीक्षार्थी 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड की मुख्य परीक्षा 1 मार्च 2026 से प्रस्तावित है और इसके लिए सभी तैयारियां तेजी से चल रही है। आपको बता दें, बोर्ड ने छात्रों को प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क पर भी
विशेष ध्यान देने की सलाह दी है ताकि वो अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो फिलहाल इसी के साथ छत्तीसगढ़ का शल्य भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।